जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आइए हम अपने इस हिंदी साहित्य की यात्रा में आज पहुंच चुके हैं नाटक के युग में। और कल संडे था, तो संडे को मैं चाहता हूं कि मैं भी पिछले हफ्ते में 5 दिन 6 दिन कुछ ऐसे काम रहते हैं जिनको संडे के लिए छोड़ रखा होता हूं। तो संडे को ही इनको निपटाता हूं और चाहता हूं आप लोगों को भी थोड़ा रेस्ट मिले। आप लोग भी रिवीजन करिए, अपनी पिछली कक्षाओं को देखिए। अपने क्विज भी मैं संडे को नहीं देता हूं। तो संडे को आप लोग क्या किया करिए, अपने क्विज को देखा करिए, पीछे जाके आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है। और उस क्विज को कोशिश किया करिए, एक चार्ट बना लीजिए। एक जो है, आप कहीं एक पतली सी कॉपी बना लीजिए और उसमें एक तरफ दिनों के नाम लिख दीजिए, तारीख या लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। दूसरी तरफ अपना स्कोर लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसको देखने के बाद आपको अंदाजा लगता रहेगा कि हाँ, हमारा स्कोर कैसा रहा पिछले कुछ दिनों में। तो यह आपको कहीं न कहीं अपने मूल्यांकन करने में काफ़ी मदद करेगा। उसके अलावा संडे को ये रहता है कि थोड़ा-सा रेस्ट के नाम पर भी हो जाता है, तो इसलिए नहीं डालता। फिलहाल आज मंडे है, चलिए आज से प्रारंभ करते हैं। हिंदी नाटक का परिचय हमने पिछली वीडियो में दे दिया था। ठीक है। उसके अलावा मैंने बता दिया था कि भारतेंदु जी को केंद्र में रखकर हम नाटक का विभाजन करने वाले हैं। पिछले में बता दिया था, आज आप फिर से देखिए। हम पहले देखेंगे प्रसाद पूर्व नाटक, क्योंकि प्रसाद जी को केंद्र में रख के यह नाटक का जो है विभाजन किया जा रहा है नाटक के युग का। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रसाद जी जब अवतरित नहीं हुए हैं, उससे पहले कौन मोर्चा संभालता है और इस नाटक युग की शुरुआत करता है। और उन्होंने इस अंधकार के समय को, मैं अंधकार नाटक के संदर्भ में कह रहा हूं, जबकि नाटक की रचना नहीं हुई है, तो मैं इसे अंधकार का समय बोल रहा हूं, प्रायोगिक जो है इसको एक तरह से सांकेतिक तौर पे। तो इस युग में एक सितारा उभरता है भारतेंदु जी, और इन्होंने बहुत प्रयास किया कि इस अंधकार को दूर भगाया जाए, लेकिन जब तक वह देदीप्यमान जो है सूर्य नहीं आता, माननीय प्रसाद जी, तब तक यह युग प्रकाशित नहीं हो पाता उस तरह से। फिर आते हैं प्रसाद जी। तो प्रसाद जी के द्वारा जब स्वयं रचना की जाती है, जिस युग में जिस समय वो उपस्थित रहते हैं, उस समय को कहा जाता है प्रसाद युग। उसके बाद जब वो दिवंगत दिवंगत हो जाते हैं, तो उनके बाद के समय को कहा जाता है प्रसादोत्तर युग। उसके बाद अगर समय रहा, वीडियो अत्यधिक लंबी नहीं हुई, तो हम नव नाट्य लेखन या समकालीन नाटक भी देख लेंगे, नहीं तो इसको अगली वीडियो में शामिल करेंगे। तो चलिए विलंब किए बिना आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं प्रसाद युग, प्रसाद पूर्व युग, यानी कि प्रसाद पूर्व युग की स्थिति क्या रहती है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो जब हम प्रसाद पूर्व युग की बात कर रहे होते हैं, तो भारतेंदु युग, भारतेंदु जी की पहले बात करेंगे। भारतेंदु युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। ठीक है। नाट्य विधा में भारतेंदु अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। इस समय सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन का दौर था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन चल रहा होता है, जब भी समाज में किसी प्रकार का आंदोलन चल रहा होता है, जब भी समाज किसी संक्रमण के दौर से गुजर रहा होता है, तो उस दौरान जो साहित्य की रचना होती है, वह उन्हीं परिवर्तनकारी शक्तियों, उन्हीं परिवर्तनकारी प्रवृत्तियों से पूरी तरह सराबोर हो जाता है। पूरी तरह नहीं तो आंशिक रूप से जरूर हो जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी बोल चुका हूं, आप लोग भी जानते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो दर्पण में आपका चेहरा कैसा दिखाई देता है, जैसे आप हैं। आजकल के सेल्फी मोबाइल की बात छोड़ दीजिए। ठीक है। क्योंकि इस दौर में बहुत सारे लोग जो है आत्ममुग्धता की स्थिति में चले गए हैं, और उसका उन्हें अच्छा प्रतिफल भी मिल रहा है बहुत सारे लोगों को। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। तो क्या होता है, साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है। दर्पण कैसे होता है, जो समाज में प्रवृत्तियां दिखती हैं, जो समाज की विशेषताएं दिखती हैं, साहित्यकार उन्हीं को उकेर देता है अपनी रचना में। खड़ी बोली में आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु को ही है। उनके नाटकों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जो उनके द्वारा नाटक लिखे गए। एक मौलिक नाटक, यानी कि जिसका विषय वस्तु, जिसकी कथानक, जिसकी संरचना पूरी तरह भारतेंदु जी की स्वयं थी, उनके स्वयं, कहा जाए तो उनके स्वयं के मानसिक जो है, कहा जाए तो मानसिक स्थिति की उपज थी। ठीक है। और दूसरा होता है अनुदित नाटक, यानी कि किसी के द्वारा लिखी गई नाटक है, किसी की भाषा में लिखी गई है, उसका इन्होंने अनुवाद कर डाला। अब पहले देख लेते हैं हम जो मौलिक नाटक हैं, कितने प्रकार के हैं, उनका विषय क्या है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती 1873 में आया। यह प्रहसन है, एक तरह से हास परिहास है। वैदिक धर्म जो अनुयायी थे, पाखंड, उनके पाखंड पे कमेंट किया गया है, चोट किया गया है कि किस तरह से उन्होंने पाखंड से अपने आप को मूल उद्देश्य से भटका दिया है। प्रेम जोगिनी 1875 में 4 अंकों की नाटिका है। काशी में होने वाले पाखंडों, आडंबरों का सूक्ष्म चित्रण इसमें किया गया है। विशेष विषम औषधम 1876 में, विष ही विषय की औषधि है। एक पात्री नाटक भाड़ है। संवत 1932 में बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ को उनके पद से अपदस्थ होने पे। चंद्रावली 1876 में नाटिका है।
कृष्ण प्रेम का अद्भुत वर्णन किया गया है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि वहां दे दिया जाता और भारतेंद्र जी भी होते, कृष्ण प्रेम निम्न में से कृष्ण प्रेम से संबंधित चंद्रावली नाटिका की रचना किसने किया है, और उसमें भारतेंद्र जी भी होते और हो सकता है उसमें रसखान का डाल दिया जाता, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों को कि और भी जो कृष्ण से संबंधित जब अपवाद स्वरूप कोई आए ना तो जरूर याद रखा करिए। भारत दुर्दशा 1880 में, रसिक नाट्य लास्य रूपक, यह इसका प्रकार है। भारत की तात्कालिक राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। नील देवी 1881 में, गीत रूपक ऐतिहासिक है। मुगल शासन की पृष्ठभूमि में नारी जात की वीरता व ओजस्विता का वर्णन किया गया है। अंधेर नगरी प्रहसन है एक तरह का, यह तात्कालिक समय सत्ता की विसंगतियों, मूर्खताओं और उससे उत्पन्न परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण है। बड़ा सुंदर नाट्य जो है प्रहसन है। इसी में अंधेर नगरी, चौपट, राजा टकेसर, खाजी टकेसर भाजा की बात की जा रही है, ठीक है। उसमें देखेंगे कि गलती किसकी है, बकरी मर जाती है दब के, अंत में गलती किसकी निकलती है। बड़ा ही मतलब देखिए, हिंदी साहित्य में ना कहा जाए तो असीम संभावनाएं हैं, चाहे आप प्रहसन की बात करें, चाहे आप उपदेश की बात करें, चाहे आप शिक्षा की बात करें, किसी भी विषय पे, ठीक है। तो कहीं न कहीं हिंदी साहित्य पढ़ना, जितने लोग पढ़ते हैं, बड़े ही गौरवशाली है। सती प्रताप 1883 में पौराणिक नाटक है। सावित्री और सत्यवान के महत्वपूर्ण जीवन पर आधारित। सावित्री और सत्यवान के बारे में आप में से हो सकता है ज्यादातर लोग जानते हो। अब देखते हैं अनुदित नाटक। हाँ, सावित्री सत्यवान की कथा के बारे में बताइए, किसी को पता हो तो संक्षेप में बताइए, 4-6 लाइन में अगर बताना चाहे तो। रत्नावली 1868 में नाटिका है यह। विद्या सुंदर 1868 में नाटक है। विवाह संबंधी प्रश्न पर लिखा गया नाटक, जिसमें प्रेम विवाह का भरपूर समर्थन किया गया है। पाखंड विडंबन रूपक है। पाखंड एवं पाखंडियों से बचने का संदेश तथा वैष्णव भक्ति की महत्ता तथा उदात्तता का वर्णन। धनंजय विजय 1873 में व्यायोग, महाभारत की कथा पर आधारित अर्जुन की कौरवों की सेना को अकेले परास्त करने की वीरता का वर्णन है। कर्पूर मंजरी सट्टक है, एक सुंदर कन्या का एक बुद्धिहीन राजा से विवाह, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठा का वर्णन है। भारत जननी लघुनाथ या आपेय, भारतीय जीवन में पारिवारिक कलह, उससे उपजी दुख स्थिति का चित्रण है। मुद्रा राक्षस नाटक है। चाणक्य की राजनीति प्रौढ़ता, उसमें सूक्ष्म ज्ञान का चित्रण है। दुर्लभ बंधु नाटक है। शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का भारतीय परिप्रेक्ष्य में चित्रण है। दुर्लभ बंधु नाटक को वंशपुर का महाराज के नाम से भी जाना जाता है। यह स्टार जब लगा हो तो ध्यान रखें, नोट है। लघु नाट्य भारत जननी को आलोचक दशरथ ओझा ने आधुनिक युग का उत्तम एकांकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, यहां पे देखते हैं। 1883 में नाटक के लिए उपयोगी नाटक अथवा दृश्य काव्य नामक एक महत्वपूर्ण निबंध लिखा इन्होंने। भारतेंदु ने नवीन नाटकों की रचना के मुख्य उद्देश्य के रूप में श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार, देशवत्सलता को स्वीकार किया। किस जो नाटक होता है उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। उनके नाटकों में देश प्रेम, न्याय, त्याग, उदारता जैसे मानवीय मूल्य नाटकों की मूल संवेदना बनकर आए हैं। अब ध्यान रखिएगा, यही देश प्रेम, त्याग, उदारता, सारी चीजें आप देखेंगे प्रसाद जी में। प्रसाद जी जैसे क्या है ना कि जैसे प्रसाद जी के ये पूर्वज हों और प्रसाद जी उत्तराधिकारी हों। उनकी तमाम नाटकों में आप देखेंगे, चाहे ध्रुव स्वामिनी को आप देखेंगे, ठीक है, चाहे जो है उसमें जो भी आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे जगह आप प्रसंग पाएंगे जहां पे लगेगा आपको देश प्रेम का इससे अच्छा उदाहरण क्या मिलेगा। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा है। लोक जीवन के प्रचलित शब्द, मुहावरे, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी के सहज चलने आने वाले शब्द उनके नाटकों में प्रयुक्त होते हैं। भाई समाज में जो सामान्य रूप से चल रहा है उसी में सारी चीजें हो रही हैं। नांदी पाठ, प्रस्तावना, विष्कंभक, प्रवेशक, अंकावतार, अंकमुख आदि की योजना पर उन्होंने अधिक बल नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये शास्त्रीय मानकों के अनुरूप है। तो इनका क्या कहना है, हमारे मेन जो मुख्य विचार हैं, जो बिंदु हैं, वह पहुंचना चाहिए, मानकों पे खरा उतरना जरूरी नहीं है। वध, आलिंगन, स्नान, यात्रा, मृत्यु
आदि भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार वर्जित दृश्यों की योजना भी उन्होंने की है। आप देखेंगे हमारे नाटकों में ऐसा प्रसंग था कि यात्रा को नहीं दिखाया जाता था। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, आप किसी नाटक की देख रहे हो या पुरानी फिल्मों का आप बात करिए, तो क्या होता था, यहां से चलना दिखाया जाता था, उसके बाद यहां पहुंच गए इसको दिखाया जाता था, बीच का हिस्सा नहीं दिखाया जाता था। उसके अलावा स्नान स्नान को नहीं दिखाया जाता था, इसको वर्जित माना जाता था। ठीक है, हालांकि बाद की फिल्मों में, कई सारी फिल्मों में दिखाया जाने लगा और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन स्नान को नहीं दिखाया जाता था। आलिंगन को ज्यादातर नहीं दिखाया जाता था। कभी कभी क्या होता है, आप देखिए दो फूल होते हैं, दो फूलों को मिलाना दिखाया जाता है, दो फूल आपस में मिलने लगते हैं, इसी को आलिंगन दिखा दिया जाता है। मृत्यु मृत्यु को नहीं दिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो नाटक की परंपरा थी, सुखांत नाटक की बात की जाती, दुखांत नाटक की नहीं। ठीक है, लेकिन इन्होंने सारी परंपराओं को तोड़ दिया। भारतेंदु को हिंदी के प्रथम नाटककार, युग प्रवर्तक रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी नाटक साहित्य को उनकी देन निम्नलिखित थी। उन्होंने पहली बार हिंदी में अनेक विषयों पर मौलिक नाटकों की रचना की, कथानक के क्षेत्र में विविधता लाए, पहली बार हास्य व्यंग्य प्रधान प्रहसन लिखने की परंपरा का शुरुआत किया, पहली बार हिंदी के मौलिक रंगमंच की स्थापना का प्रयास किया, अनेक भाषाओं में नाटकों के सुंदर अनुवाद किए, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी नाट्य कला का समन्वय कर हिंदी की स्वतंत्र नाट्य कला की नींव डाली। शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण की भूमिका के रूप में भारतेंदु जी का अभिनय काफी चर्चित रहा, तो इन्होंने अभिनय भी किया है। भारतेंदु में मौलिक व अनुदित दोनों मिलकर 17 नाटकों का सृजन किया। उनके द्वारा अनुदित नाटकों संबंधी तालिका इस प्रकार है। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटकों के मूल नाम, नाटककार और भाषा देखते हैं। अनुदित नाटक कौन से? रत्नावली। मूल नाम रत्नावली नाटक। मूल रचनाकार नाटककार हर्ष। भाषा में क्या था? संस्कृत। विद्या सुंदर चौर पंचासी का संस्कृत का और विद्यासागर बंगला का हिंदी अनुवाद दोनों का। और मूल नाटककार चौर कवि संस्कृत, यतीन्द्र मोहन कुमार ये थे बांग्ला, संस्कृत में से बांग्ला में अनुवाद। पाखंड विडंबन, ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय कवि कृष्ण मिश्र बांग्ला में। धनंजय विजय के नाम से ही मूल नाटक था। कांचन कवि ने रचना किया था, संस्कृत में अनुवाद। कर्पूर मंजरी ही नाम था। राजशेखर ने रचना की थी, मूल नाटककार, प्राकृत में अनुदित। सत्य हरिश्चंद्र चंड कौशिक मूल नाम। क्षेमेश्वर द्वारा रचित थी, संस्कृत में। भारत जननी भारत माता रचनाकार का पता नहीं, बांग्ला में। मुद्रा राक्षस मूल नाम भी था, विशाख दत्त ने लिखा था, संस्कृत में अनुदित। दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस और रचनाकार विलियम शेक्सपियर, अंग्रेजी में। हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य भारत जननी को माना जाता है। ओपेरा आप सुने होंगे, कोई अगर आप जो है यूट्यूब पे डालेंगे ओपेरा, तो उसमें आएगा कोई एक लेडी रहती हैं और वो अपनी बहुत ही तीक्ष्ण और पतली आवाज में गाती हैं। मैं वैसा गा भी नहीं सकता, ठीक है क्योंकि मेरी आवाज वैसी नहीं है, तो वो आप सुनेंगे तो वही गा सकते हैं, उसे ओपेरा कहा जाता है। गीत नाटक गाते हुए नाटक का वर्णन होता है। भारतेंदु युगीन अन्य प्रमुख रचनाकार उनके नाटककार इधर है। नाटक अंबिका दत्त व्यास, ललिता, भारत सौभाग्य, कार्तिक प्रसाद खत्री, उषा हरण, अयोध्या सिंह हरिऔध, प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय, श्रीनिवास दास, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र, बाण भट्ट, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी, काविस, नल दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, आचार विडंबन, देवकी नंदन खत्री, सीता हरण, रामलीला इत्यादि। शीतला प्रसाद त्रिपाठी, जानकी मंगल, रामचरितावली, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रणयनी परिणय, मयंक मंजरी, राधा कृष्णदास, दुखिन बालिका, पद्मावती और महाराणा प्रताप। राधा चरण गोस्वामी, बूढ़े मुंह मुहासे, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली, गोपाल राम गहमरी का देश दशा, देवकी नंदन त्रिपाठी की भारत हरण, विजयानंद त्रिपाठी की महा अंधेर नगरी, प्रताप नारायण मिश्र की कलि कौतुक रूपक। अब देखते हैं द्विवेदी जी का। द्विवेदी जी ने क्या लिखा? वृंदावन लाल वर्मा, सेनापति उदल, इनके युग में लिखा गया। मिश्र बंधु नेत्रोन्मिलन, राधा चरण गोस्वामी, श्रीदामा,
ब्रजनंदन सहाय उद्धव, गिरिधर लाल की रचना राम वन यात्रा, बालकृष्ण भट्ट की वेणु संहार, माखनलाल चतुर्वेदी की कृष्णा अर्जुन युद्ध। अब आ जाते हैं हम प्रसाद युग के बारे में। प्रसाद युग में प्रवेश करते हैं और देखते हैं प्रसाद युग के पहले नाटक देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के ही। सज्जन 1910 में महाभारत के कथानक पर आधारित। कल्याणी परिणय चंद्रगुप्त, चाणक्य व विदेशी आक्रमणकारी शल्यूकस की कथा है। करुणालय पितृभक्त सुनहसेप एवं राजकुमार रोहित की पौराणिक कथा का वर्णन। प्रायश्चित जयचंद के मृत्यु की घटना का गैर ऐतिहासिक वर्णन। साथ ही पृथ्वीराज व सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का वर्णन। राज्यश्री हर्षचरित तथा चीनी यात्री ह्वेन सांग की कथा को आधार बनाकर लिखा गया नाटक। विशाखा विशाख कल्हड़ की प्रसिद्धकृत राज तरंगिणी की शुरुआती भाग के आधार पर लिखा गया नाटक। अजात शत्रु 4 राज्यों मगध, काशी, कौशाम्बी, कोसल को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है, जिसमें मगध 4 राज्यों के केंद्र में है। जन्मेजय का नाग यज्ञ महाभारत की कथा पर आधारित है। जन्मेजय का सर्पज्ञ था आर्य और नाग की परस्पर मित्रता। कामना प्रसाद का सर्वथा मौलिक नाटक, जिसमें भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। स्कंदगुप्त भारतीय व यूरोपीय नाटकों का समन्वय। कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की आंतरिक स्थिति का चित्रण। एक घूंट आनंदवादी दर्शन का व्यवहारिक रूप। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त और चाणक्य का अत्याचारी नंद तथा विदेशी यूनानियों से संघर्ष का चित्रण। ध्रुव स्वामिनी गुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह वाली ऐतिहासिक घटना के आधार पर स्त्री चरित्र के सशक्तिकरण पर बल। करुणालय की बात है। करुणालय एक गीत नाट्य भी है जो पहली बार द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। करुणालय में जयशंकर प्रसाद ने अमिताक्षर अरिल छंद का प्रयोग किया है। राज्यश्री की अगर बात करें, प्रसाद के नाटक राज्यश्री के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। पहला संस्करण नाटिका शैली में लिखा गया, दूसरा परवर्ती नाटकों के समीप जाना पड़ता है। प्रसाद अपने नाटक राज्यश्री के संदर्भ में लिखते हैं, इस दृश्य काव्य का पूर्व रूप इंदु में पहले निकला, फिर चित्राधार के संग्रह में वह पुनर्मुद्रित हुआ। एक प्रकार से मैं इसे अपना प्रथम ऐतिहासिक रूपक समझता हूं। उस समय यह अपूर्ण ही सा था, इसका वर्तमान रूप कुछ परिवर्तित और परिवर्धित है। विशाख की बात करें, विशाख में एक स्त्री और उसके 2 प्रेमियों की कथा के चित्र के साथ बौद्ध भिक्षुओं की चारित्रिक दरिद्रता और पतोन्मुखता को भी चित्रित किया गया है। विशाख नाटक में प्रसाद पर कहीं कहीं थिएट्रिक कंपनियों के नाटकों की छाया भी दिखाई देती है। जन्मेजय का नागयज्ञ प्रथम बार इस नाटक में आर्यों और अनार्यों के युद्ध का वर्णन है। इस नाटक में प्रसाद जीवन की पूर्णता का आधार आस्तिकता को मानते हैं। कामना रमेश चंद्र शाह ने कामायनी का पूर्व राग कहा। कामना नाटक प्रबोध चंद्रोदय की शैली को आधार बनाकर लिखा गया नाटक। प्रसाद के अन्य नाटकों की भांति इस नाटक में इतिहास की कथा को आधार नहीं बनाया गया, बल्कि यह पूर्णतः कल्पना पर आधारित नाटक है। इस नाटक में आधुनिक सभ्यता की कृत्रिमता के प्रभाव के विरोध के साथ मानव व प्रकृति के प्रेम सामंजस्य का चित्रण मिलता है। परोक्ष रूप में इस नाटक पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। कामना प्रसाद का संस्कृति प्रधान नाटक है, जबकि अन्य नाटक चरित्र प्रधान है। इसमें संस्कृति को केंद्र में रखा गया, जबकि अन्य में किसी पात्र के चरित्र को केंद्र में रखा गया है। स्कंदगुप्त की अगर बात करें, प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया। इस ऐतिहासिक नाटक में राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ पारिवारिक घटनाएं भी जीवन को प्रभावित करती हैं। इस नाटक में पुरुष पात्रों को सद्मार्ग दिखाने का कार्य स्त्री पात्र करती है। इस दृष्टि से इस नाटक में स्त्री पात्रों को विशेष महत्व दिया गया है। चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु है, मतलब अब तक इनकी रचना परिपक्व हुई है और यह सारे रचनाओं में सर्वोच्च रचना इनकी मानी जाती है। ध्रुव स्वामिनी की बात करें अगर, तो एक इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण मिलता है। रामगुप्त एक ऐसा कायर पात्र होता है जो अपनी स्त्री को बदले में राज्य को बचाने, युद्ध से बचने के बदले में सौंपने को तैयार रहता है, लेकिन वहां
चंद्रगुप्त पहुंच के इस बात को बिल्कुल पूरी तरह पलट देते हैं, और कैसे है ये पूरी कहानी आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण मिलता है। सशक्तिकरण ऐसे ध्रुव स्वामिनी स्वयं तैयार हो जाती है कि नहीं, मैं जाने को तैयार हूं, कोई बात नहीं है। ठीक है। भाषा की दृष्टि से यह नाटक प्रसाद के अन्य नाटकों के विपरीत बोलचाल की भाषा के करीब है। प्रसाद के नाटकों में प्रमुख उदाहरण स्कंद गुप्त के बात करें, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती स्पृहा उसे बेगार कराती उससे बेगार कराती है। स्कंद गुप्त का है, आह वेदना मिली विदाई, मैं भ्रमवश जीवन संचित मधुकरी को भीख लुटाई, मधुकरियों को की भीख लुटाई, देवसेना कहती है। ठीक है। इसमें जो है क्या कहते हैं, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों को भीख लुटाई। तो यह देवसेना का कथन है। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चुना चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। धातु सेन, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, देवसेना कहती है। बहुत ही कमाल का नाटक है। आप लोग जब भी समय मिले आप ध्रुव स्वामिनी और ये सब स्कंद गुप्त वगैरह जरूर पढ़िए। चंद्रगुप्त से महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त से। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है, चंद्रगुप्त कहते हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं, चाणक्य कहते हैं। ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, न ही किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है, चाणक्य आंभिक से कहते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, कार्नेलिया। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, संवेद गायन है, बिल्कुल वीर रस से पूर्ण। प्रसाद युगीन अन्य महत्वपूर्ण नाटक उनके इस प्रकार है। हरियौध नाटककार, ये नाटककार और नाटक हैं। हरियौध ने प्रद्युम्न विजय व्यायोग, रुक्मिणी परिणय। प्रेमचंद जी ने संग्राम और करबला। मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा अनघ। माखनलाल चतुर्वेदी कृष्णार्जुन युद्ध। राम नरेश त्रिपाठी सुभद्रा और जयंत। विश्वनाथ शर्मा कौशिक अत्याचार का परिणाम, हिंदू विधवा नाटक। चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग। अमर सिंह राठौर। वियोगी हरि छद्म वियोगिनी। प्रबुद्ध यामुन। सेठ गोविंद दास प्रकाश कर्तव्य। सुदर्शन अंजना अनरेरी मजिस्ट्रेट प्रहसन। भाग्य। उदय शंकर भट्ट विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त मौर्य। दाहर अथवा सिंधु पतन। सागर विजय। विद्रोहिणी अंबा। कमला। मत्स्यगंधा। विश्वामित्र। राधा मुक्तिदूत। पांडे बेचन शर्मा उग्र। चुंबन डिक्टेटर। महात्मा ईसा। राम वृक्ष बेनीपुर का अम्बपाली। हरिकृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन। पाताल विजय। प्रतिशोध। शिवा साधना। गोविंद बल्लभ पंत का कंजूस की खोपड़ी। वरमाला। राजमुकुट अंगूर की बेटी। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार। अशोक रेवा। अंबिका दत्त व्यास का सीए स्वयंवर नाटक। किशोरी दास वाजपेयी का सुदामा। उदय शंकर भट्ट का नाटक मुक्तिदूत भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के क्रूरतम रूप का चित्रण करता है। गोविंद वल्लभ कृत अंगूर की बेटी समाज सुधार का नाटक है। अब देख लेते हैं प्रसादोत्तर युग। आखिर हम यहां तक पहुंच आए, मुझे लगा था कि शायद प्रसादोत्तर युग तक हम ना पहुंचे, लेकिन पहुंचा है आफ्टर ऑल। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी अनावश्यक नहीं करना चाहता। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक में दो धाराएं दिखाई देती हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और यथार्थवादी व समस्या नाटक की धारा। इस युग की अधिक विकसित और प्रौढ़ धारा समस्या नाटकों की ही है रही है। इब्सन, बर्नार्ड शॉ जैसे पाश्चात्य साहित्य नाटककारों एवं यथार्थवादी चेतना से प्रभावित होकर हिंदी में भी समस्या आधारित नाटकों का सूत्रपात हुआ। ऐसे नाटकों में सामान्य जीवन की समस्याएं कथा वस्तु का आधार बनी है। हिंदी में इसके मूल प्रवर्तक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी कहलाए। समस्या नाटकों में भी दो धाराएं देखी जा सकती, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक समस्या प्रधान नाटकों में मुख्यतः काम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण मनोविज्ञान मनोविश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक नाटकों में युगीन सामाजिक समस्याओं का समाधान आदर्शवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने जीवन के प्रति शुद्ध बौद्धिकतावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया
और रोमांटिक या भावुकतावादी दृष्टिकोण का विरोध किया। इनके अधिकांश नाटकों में यौन प्रवृत्तियों एवं काम संबंधी समस्याओं को ही विशेष महत्व दिया गया है। उपेंद्रनाथ अस्क ने न तो विशुद्ध यथार्थवादी दृष्टिकोण ही अपनाया, न ही विशुद्ध आदर्शवादी दृष्टिकोण। उनके नाटकों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। उड़ान, कैद, छठा बेटा, अंजो दीदी आदि इनके उल्लेखनीय नाटक हैं। अपने नाटकों में उन्होंने स्त्री शिक्षा, नारी स्वातंत्र्य, विवाह समस्या आदि का समाधान देने का प्रयास किया है। अब कुछ नाटक उनको देख लेते हैं। सेठ गोविंददास, विकास, सेवापथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी इत्यादि। हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाटक छाया, बंधन, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। उपेंद्र नाथ अस्क जी का लक्ष्मी का स्वागत, लक्ष्मी की स्वर्ग झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद और उड़ान। वृंदावन लाल वर्मा, खिलौने की खोज, विनोद रस्तोगी, नए हाथ, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति इत्यादि। प्रमुख नाटककार, राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक और उनके नाटककार देखते हैं। अब देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक एवं नाटककार। सेठ गोविंददास, कर्तव्य और कर्ण। उदय शंकर भट्ट जी ने लिखा राधा, मुक्तिपथ, शक विजय, अशोक वननंदिनी, गुरुद्रोण का अंतर्निरीक्षण, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने लिखा गंगा का बेटा। हरिकृष्ण प्रेमी जी ने स्वप्नभंग, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, संरक्षक, सांपों की सृष्टि, रक्तदान, आन का मान, अमर आन, अमर बलिदान और अमृत पुत्री। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लिखा अशोक, गरुण ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय और गंगा द्वार। वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली, ललित विक्रम इत्यादि। गोविंद वल्लभ पंत जी ने राजमुकुट, अंतपुर का छिद्र, ययाति, तुलसीदास, आत्मदीप। राम कुमार वर्मा जी ने लिखा कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व। श्री रांगे राघव जी ने स्वर्ग भूमि का यात्री इत्यादि। सेठ गोविंददास जी ने गोविंददास के नाटक, अपने नाटक ग्रहण और त्याग में गांधीवाद और साम्यवाद की में तुलना करते हुए दोनों के मध्य श्रेष्ठता के प्रश्न को उठाया। गोविंददास का पाकिस्तान नाटक भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों में फैले असंतोष को चित्रित करता है। मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना तथा हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण सेठ गोविंददास की कृति शेरशाह में किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत जी की बात करें, गोविंद वल्लभ पंत की रचना राज मुकुट में पन्नाधाय का अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपने बेटे के प्राणों तक के बलिदान का चित्रण किया गया है। कितने कमाल की बात है, इससे कहते हैं उदात्त जो है चित्रण। हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने दो नाटक छाया और बंधन में क्रमशः नारी के स्वाभिमान, छाया में, और बंधन में वेश्याओं के जीवन का चित्रण किया है। बंधन में हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटक स्वप्न भंग में हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण शाहजहां के बेटे के माध्यम से किया है। हरिकृष्ण प्रेमी का प्रसिद्ध नाटक रक्षाबंधन मुगल शासक हुमायूं और रानी कर्णावती की कहानी पर आधारित है। लक्ष्मी नारायण मिश्र एक सामाजिक तथा ऐतिहासिक नाटककार हैं। इनके ऐतिहासिक नाटक संस्कृत नाट्य शैली में लिखे गए हैं। यह पश्चिम के नाटककार बर्नार्ड शा और इब्सन से प्रभावित थे। इनके सभी नाटक 3 अंकों में विभाजित हैं। सन्यासी नाटक में इन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार तथा देश के विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों का वर्णन किया है। वितस्ता की लहरें नाटक में इन्होंने सिकंदर का वर्णन किया है। अब देखते हैं नव नाट्य लेखन या समकालीन नाटक। स्वतंत्रता के बाद नव निर्माण की आकांक्षा ने लोगों में उत्साह का संचार किया, लेकिन इस दिशा में मिली असफलता से उत्पन्न मोह भंग ने लोगों को निराश, कुंठित भी किया। इन परिस्थितियों से मध्यम वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्यम वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं व विडंबनाओं का चित्रण किया गया। इन नाटककारों ने आधुनिकता बोध के नाटक लिखे हैं।
इन्हें नवलेखन के दौर के नाटक या नया नाटक के नाम से भी जाना जाता है। विशेषताओं पे ध्यान रखिएगा आप, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो इन्हें पीछे से अलग कर रही हैं। जिस प्रकार की प्रवृत्तियां नई कहानियां नई कविता में मिलती हैं, वैसा वैसा ही एक नाटक में भुवनेश्वर प्रसाद के ऊसर नाटक से आधुनिकता बोध का आरंभ माना गया। इन्हीं के दूसरे नाटक तांबे के कीड़े से विसंगति बोध के नाटकों की शुरुआत हुई। विसंगति बोध का अर्थ क्या है? मानव जीवन का निरुद्देश्य अर्थहीन होना। कामू सैमुअल बेकेट की पाश्चात्य एब्सर्ड परंपरा से मिलते जुलते ऐसे नाटक काफी मात्रा में लिखे गए। एब्सर्ड परंपरा, हिंदी में एब्सर्ड नाटक को विसंगत अथवा असंगत नाटक कहा जाता है। इसकी शुरुआत मूलतः पश्चिम में प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों एवं उनसे उपजे जीवन बोध एवं दर्शन से प्रेरित मानी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में अस्तित्ववादी दर्शन का विकास हुआ। इसी अस्तित्ववाद ने नाटक के क्षेत्र में विसंगतिवाद एब्सर्डिज्म को प्रश्रय दिया। अल्वेयर कामू को एब्सर्ड का नाटक का दार्शनिक माना गया है। ऐसे नाटकों में व्यर्थता, निरर्थकता, अतार्किकता, अनिश्चयता को नाट्य वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु इन नाटकों का अंतिम लक्ष्य इनके सबके भीतर से मनुष्य के मौलिक अस्तित्व को परिभाषित करना ही होता है। दूसरे महायुद्ध के टूटन और सामाजिकता के क्षय ने एब्सर्ड नाटकों की जरूरत और भूमिका को निर्धारित किया। विसंगत नाटकों का विकास काफ्का के प्रसिद्ध उपन्यास द ट्रायल के नाटक रूपांतरण से माना जाता है। एब्सर्ड नाटक का पहला और पुरोधा नाटककार सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोदो 1952 में को माना जाता है। एब्सर्ड नाटकों में यथार्थवाद अथवा समस्या नाटकों की तरह तर्क तारतम्य युक्त कथानक नहीं होता। रंगमंचीयता के धरातल पर एब्सर्ड नाटकों में पात्र प्रायः मूक अभिनय करते हैं। उनकी आंगिक चेष्टाएं अतिरंजित होती हैं। आप में से किसी ने अगर जो है मिस्टर बीन की कॉमेडी देखी होगी, चार्ली चैपलिन को अगर देखा होगा, तो आप देखे होंगे वो मुंह करते हैं, बोलते नहीं, अपने एक्शन से केवल बातें करते हैं। भुवनेश्वर पश्चिम में एब्सर्ड नाट्य के धारा के आरंभ होने से भी पहले हिंदी में भुवनेश्वर ने उससे मिलते जुलते हुए प्रयोग किए। भुवनेश्वर का लघु नाटक ऊसर सन 1938 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। प्रकाशन से आधुनिकता बोध का प्रारंभ माना जाता है। उन्होंने विश्व मानव की पीड़ा, भय, निराशा, टूटते मानवीय रिश्तों के दर्द को अनुभव किया। अपने नाटक तांबे के कीड़े 1946 में अभिव्यक्त किया। इस रचना को डॉक्टर मदान ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार कहा है। 7वें दशक के बाद हिंदी नाटक रंग कर्म में बुनियादी परिवर्तन शुरू हुए। क्रमशः नाटक बौद्धिकता, कोरी प्रयोगात्मकता और पाश्चात्य परिवेश और चिंतन से हटने लगा। अतः हिंदी नाट्य परिदृश्य में एब्सर्ड नाटक पूरी तरह समाप्त हो गया। अब प्रमुख रचनाकार, समकालीन नाटककार, उनके नाटक देख लेते हैं। जैसे मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, अधूरा है यह। तो यह भी पूछा जा सकता है कौन सा अधूरा नाटक है इनका। और आधे अधूरे बहुत अच्छा नाटक है। आषाढ़ का एक दिन भी कमाल का है। भीष्म शाहनी का हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन। लक्ष्मीकांत वर्मा जी का तिंदुलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखा 30 नाटकों को लिखा। यहां देख कुछ कुछ को पढ़ ले रहा हूं, बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, रोक के। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक तोता मैना, रक्तमाल, व्यक्तिगत, दूसरा दरवाजा, मिस्टर अभिमन्यु, एक यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, बलराम की तीर्थ यात्रा, सब रंग मोहभंग, पंच पुरुष, ठीक है, काफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा इत्यादि। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्ञान देव अग्निहोत्री की नेफा की एक शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू, अनुष्ठान,
शुतुरमुर्ग, चिराग जल उठा, ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री की नाटक है। सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद ए हयात, ये रचनाएं की। हमीदुल्ला का उलझी आकृतियां, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हरवार, मणि मधुकर का रस गंधर्व, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंख, शंकर शेष की फंदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन और बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गंगाधर, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद इत्यादि। मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। गिरिराज किशोर ने नरमेध, बादशाह गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयद, काठ की तोप इत्यादि लिखा। ब्रिजमोहन शाह ने त्रिशंकु लिखी, सहयमात लिखा, युद्धमन लिखा। नरेंद्र मोहन ने कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये लिखा। सिंहधारी लिखा, कलंदर, नो मैंस लैंड लिखा, अभंग गाथा इत्यादि। नंदकिशोर आचार्य ने देहांतर, पागल घर, हस्तिनापुर, जिल्ले सुभानी, जूते, गुलाम बादशाह, किमिदम यक्षम। कृष्ण बलदेव वैद्य ने लिखा, भूख आग है, हमारी बुढ़िया, सवाल और स्वप्न। नाग बोडस ने लिखा, खूबसूरत बहू, दलित, वसीयत, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल इत्यादि। स्वदेश दीपक ने नाटक बाल भवन, कोर्ट मार्शल इत्यादि। जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी, ये स्वदेश दीपक जी की रचनाएं हैं। अब देखते हैं मोहन राकेश जी की, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं एक एक करके, छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा परिचय लेते हुए। हिंदी की नव नाट्य लेखन या नया नाटक परंपरा को एक व्यापक सर्जनात्मक एवं ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोहन राकेश जी को जाता है। उन्होंने आधुनिक संवेदनाओं, आधुनिक मानव के द्वंद्व को पकड़ना चाहा। नाटकों के प्रचलित रूपों को आधे अधूरे नाटक में तोड़ा भी है इन्होंने। आषाढ़ का एक दिन देखेंगे, कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण है यहां पे, ठीक है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं है, बल्कि आधुनिक मानव का अंतर्द्वंद है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, जो कवि होता है या लेखक होता है, वो क्या करता है, कभी कभी अपनी अभिव्यक्ति को ही झोंक देता है, ठीक है। वह अपनी अभिव्यक्ति ही प्रस्तुत कर देता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समाज की बातें रखता है। लहरों के राजहंस में नाटक बुद्ध के भ्राता नंद पर आधारित है। इसमें भौतिकवाद और आध्यात्मवाद का द्वंद्व है। दोनों किनारों के मध्य खड़े मनुष्य को उचित समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है। इस नाटक में सुंदरी प्रवृत्ति पक्ष को प्रतीक है, सुंदरी प्रवृत्ति पक्ष का प्रतीक है, तो बुद्ध निवृत्ति पक्ष के। नंद दोनों के बीच द्वंद्वग्रस्त मानव चेतना का प्रतीक है। कमाल का नाटक है मित्रों। इसकी रचना अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर की गई है। किसका? लहरों के राजहंस। आधे अधूरे में नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक है। हिंदी नाटक का प्रचलित धारा से बहुत भिन्न नाटक है। आधे अधूरे नाटक को वास्तविक अर्थ में समसामयिक युग का प्रतिबिंब बनाने वाला नाटक है। इसमें एक ऊहापोह की जो स्थिति होती है ना, बड़ा कमाल का प्रदर्शित किया गया है। आधे अधूरे प्रथम दोनों नाटकों आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजवंश से भी दो दृष्टियों से सर्वथा भिन्न है। एक तो इसमें आज के कठोर यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति है, बहुत सटीक है दोस्तों। दूसरा, उसमें अनुकूल आदमी की बोलचाल की भाषा का सर्जनात्मक इस्तेमाल है। क्योंकि मैंने पढ़ा है इसलिए मैं इतना जोर देकर कह रहा हूं। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध, दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। आज आप देखो तो आज के जीवन में इतना खोखलापन आ चुका है, चाहे वह किसी भी संबंध में आप देख लीजिए, उन संबंधों में कहीं न कहीं दरार पड़ी है, लेकिन उस दरार को हम क्या करते हैं, जो है ना बात करके या फिर कहा जाए तो दूरी बना के उसको पाटने का प्रयास, अपने आप को जानबूझ के व्यस्त दिखा के उसको भरने का प्रयास करते हैं। उस दरार को कोई देख न ले, इसलिए झूठी मुस्कान बिखेरे पड़ते हैं, इसलिए तमाम प्रकार के फंक्शन अटेंड किए जाते हैं, शॉपिंग की जाती है, गिफ्ट लिए दिए जाते हैं,
मंथली एनिवर्सरी जो है मंथली जो है मनाया जाने लगा, जैसे होता है ना सालगिरह होता था पहले, तो अब हर महीने मनाया जाने लगा। अब इसको क्या कहेंगे भगवान जाने, मैं तो केवल एनिवर्सरी हाफ एनिवर्सरी समझ पाता हूं। तो अब सोचिए ये क्या है, यह उस विद्रूपताओं को, उस घिनौने सच को छिपाने का एक तरीका मात्र है, ठीक है। और इसी विद्रूपताओं का यहां पर सीधा सीधा सटीक वर्णन किया गया है इन नाटकों में। आधे अधूरे नाटक की नाट्य भाषा को राकेश जी की बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया। उन्होंने हरकत भरी नाट्य भाषा, मौन, अंतराल, बीज शब्द, प्रतीकात्मकता का आदि का प्रयोग किया है। पैर तले की जमीन एक अधूरा नाटक है, इसमें कमलेश्वर ने पूरा किया इसे। भीष्म साहनी जी, भीष्म साहनी प्रगतिशील चेतना के नाटककार हैं। हानूस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। माधवी गालव ऋषि विश्वामित्र के शिष्य थे और माधवी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़कर सदियों से पशुवत जीवन व्यतीत करते हुए भारतीय नारी की पीड़ा को प्रभावी और व्यक्त ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये जो इन्होंने सदियों से पशुवत लिखा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास अपने तर्क हैं कि नारी का एक सम्मानजनक स्थान था, हमारे पुराणों में भी हर जगह लगभग था। और ये कवि की कल्पना है, कुछ भी कर सकते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व को उसकी पूरी जीवंतता में मूर्त किया गया है। मुआवजे समकालीन जीवन में व्याप्त घोर अनैतिकता, भ्रष्टाचार और दायित्वहीनता की ओर संकेत किया गया है। रंग दे बसंती चोला में जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रूर नायक कर्नल डायर और शहीद उधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना की टकराहट को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया है। आलमगीर में औरंगजेब और दारा दोनों के ऐतिहासिक पात्रों को सामने रखकर उदार मानवीय दृष्टि और कट्टर मजहबी जोश का द्वंद्व दिखाया गया है। जगदीश चंद्र माथुर वे नाटककारों में शामिल हैं जिन्होंने प्रसादोत्तर युग में हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने का काम अपने नाटकों के माध्यम से किया। हिंदी नाटक क्षेत्र में उनका प्रवेश स्वतंत्रता से पूर्व भोर का तारा नामक एकांकी संग्रह रचना से हुआ था, किंतु एक सशक्त नाटककार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित कोणार्क नाटक से होती है। कोणार्क में क्या है देखिए, इतिहास में विशिष्ट स्थान रखता है। प्रसाद युग में हिंदी नाटक रंगमंच से दूर चला गया था। इस नाटक के माध्यम से जगदीश माथुर ने हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह नाटक एक कलाकार के पीड़ा, प्रतिशोध, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग, गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को लेकर चलता है, जो कि नाटककार की कल्पना है। पहला राजा अपनी रचना में यह न तो ऐतिहासिक है, न पौराणिक और न ही यथार्थवादी। यह मॉडर्न एलिगिरी, आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। इस नाटक में पृथु के रूप में प्रकारांतर से नेहरू को मूर्त किया गया। पृथु प्रथम राजा माने जाते हैं धरती के। पृथ्वी की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती हैं। इस नाटक में नेहरू युग लोकतंत्र की अनेकानेक समस्याओं को उठाया गया है, जो आज और अधिक जटिल और दुर्बोध हो गई हैं। सारदिया सारदिया में 1795 में मराठों और हैदराबाद के निजाम के बीच होने वाले युद्ध और परिणामों को पृष्ठभूमि के रूप में लिया गया है। दशरथ नंदन नाटक में लेखक ने रामचरितमानस की मुख्य कथा, उसके चुने हुए शब्दों, पदों, विचारों, दर्शन को यथासंभव रामलीला पद्धति उसके मूल रूप में आधुनिक पाठकों तक पहुंचाया है। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटक के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने 1 दर्जन से अधिक पूर्णकालिक नाटक लिखे हैं। ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, सामाजिक समस्याएं इनके नाटकों के प्रमुख विषय रहे हैं। अंधा कुआं नाटक ग्रामीण यथार्थ का नाटक है। 4 अंकों में इस नाटक का कथानक आंचलिक है। इनका दूसरा नाटक सुंदर रस प्रहसन शैली में लिखा गया 3 अंकों का नाटक है। मादा कैक्टस 2 अंकों का एक प्रतीकात्मक नाटक है। 3 आंखों वाली मछली 3 अंकों का नाटक है। इसके संदर्भ में लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं, यह नाटक मेरे संग स्वतः ज्योतिषी से चलकर 3 आंखों वाली मछली की संज्ञा को प्राप्त हुआ। इस नाटक को प्रथम अस्तित्ववादी नाटक कहा जाता है। नाटक तोता मैना लोक नाट्य शैली में लिखा गया है। रात रानी 3 अंकों का एक भावुक प्रधान नाटक। दर्पण एक गंभीर समस्या पर आधारित नाटक है जिसमें काव्यात्मक यथार्थ को अपनाया गया। कर्फ्यू 5 दृश्यों में विभाजित एक प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में नाटककार पर फ्रायड का प्रभाव दिखाई देता है। अब्दुल्ला दीवाना एक absurd शैली नाटक है। यह प्रतीकात्मक नाटक है जिसका नायक सत्य के लिए संघर्षशील दिखाई देता है। एक सत्य हरिश्चंद्र सामाजिक नाटक है। इस नाटक के अंदर ही एक नाटक खेला जाता है। संस्कार ध्वज अंधविश्वास को आधार बनाकर लिखा गया नाटक जिसमें अवधपुर गांव की कथा है। सूर्यमुख पौराणिक कथा पर आधारित 3 अंकों का महत्वपूर्ण नाटक है।
जिसकी तुलना जयदेव तनेजा ने धर्मवीर भारती की कालजयी कृति अंधा युग से की है। मिस्टर अभिमन्यु एक ऐसा नाटक है जो पौराणिक कथा के संकेत मात्र ही है। महाभारत के अभिमन्यु तथा आधुनिक अभिमन्यु के बीच फर्क दिखाया गया है। सूखा सरोवर गीत नाट्य शैली में लिखा गया एक लोक कथा नाटक पर आधारित है। गुरु ऐतिहासिक नाटक है जिसका नायक चाणक्य है। सरस्वत दयाल सक्सेना जी देखते हैं, लोक शैली में लिखने वाला एक जनवादी नाटककार। बकरी इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है। आधुनिक राजनीतिक भ्रष्टाचार, नेताओं द्वारा गांधी के विचारों की बार बार की जाती रही हत्या का चित्रण। अन्य नाटक लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, सुरेंद्र वर्मा का स्त्री पुरुष संबंध, कला सत्ता संबंध, आधुनिक जीवन के तनाव और तलखी मोहन राकेश के नाटकों के मुख्य विषय हैं। सुरेंद्र वर्मा के भी आधे अधूरे में एक ही अभिनेता के 5 पात्रों की भूमिका करवाने की मोहन राकेश की रंग युक्ति को सुरेंद्र वर्मा ने अपने नाटक द्रौपदी में अपनाया है। मुखौटों का प्रयोग करते हुए एक ही अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने का नाट्य निर्देश दिया गया है। द्रौपदी में विवाहेतर जीवन की विसंगतियों का चित्रण है। सेतुबंध नाटक में कालिदास व प्रभावती के प्रेम, यौन संबंधों की असामाजिकता, छटपटाहट का चित्रण है। नाटक खलनायक विदूषक, शकुंतला और दुष्यंत के जीवन पर आधारित है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक स्त्री की शक्ति का चित्रण किया गया है। सुरेंद्र वर्मा के स्त्री पात्र पुराने मिथों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। 8वां सर्ग नाटक कला के क्षेत्र में शीतलता, अश्लीलता के प्रश्न को उठाने वाला नाटक। यह कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग पर आधारित है, जिसमें कालिदास के अनेक प्रकार की धार्मिक रूढ़िग्रस्तता और राजनीतिक दबाव में पड़ा दिखाया गया। कैद ए हयात नाटक मशहूर शायर मिर्जा गालिब के जीवन पर है। इनके अन्य नाटक में शनिवार को 2 बजे, मरणोपरांत, नींद क्यों रात भर नहीं आती, वे नाक की से बोलते हैं। ज्ञानदेव अग्निहोत्री की नेफा की एक शाम नाटक चीन के आक्रमण की पृष्ठभूमि पर लिखा गया। हिमालय के आदिवासियों के देश प्रेम और वीरता का चित्रण किया गया। वतन की आबरू नाटक में भारत पाकिस्तान युद्ध, मुस्लिम परिवार की देशभक्ति का वर्णन किया गया है। अनुष्ठान नाटक हिंसा की निरर्थकता जैसे विषय को उठाता है। यह नाटक मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें नेहरू कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा जोड़ता है। घरौंदा दफ्तरों कार्यालयों में कार्यरत स्त्री जीवन का चित्रण किया गया है। यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। खजुराहो का शिल्पी नाटक में काम और आध्यात्म के दर्शन का चित्रण है। अरे मायावी सरोवर नाटक में राजा रानी के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता समस्याओं का चित्रण किया गया है। रक्त बीज नाटक नए जीवन दर्शन के तनाव का चित्रण। पोस्टर में नाटक में शोषित, शोषक और शोषित के संघर्ष, राजनीतिक व सामाजिक चक्रव्यूह में फंसे आम आदमी का चित्रण। चेहरे नाटक में बदलते समय की अस्थिरता, तेजी से बदल रहे समाज, मनुष्य के मुखौटों का पर्दाफाश किया गया है। कोमल गांधार महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है जिसमें उस समय के चरित्रों के दुख, उनके जीवन के अंधकार का चित्रण। इसमें नाटककार ने प्रकाश अंधकार के माध्यम से दृश्य परिवर्तन दिखाकर इसे और गहरा अर्थ दिया। आधी रात के बाद यह नाटक न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वाला एक ऐसा नाटक है जिसमें एक चोर एक जज की कहानी है। स्वदेश दीपक इनकी प्रगतिशील चेतना के नाटककार स्वदेश दीपक सर्वाधिक चर्चित नाटक इनका है। कोर्ट मार्शल दिखाया गया कि वर्ग और जाति भेद के रोग से ग्रस्त देश की फौज भी इस रोग से मुक्त नहीं है। जलता हुआ रथ नाटककार ने स्पष्ट आज के समाज का 2 वर्गों में विभाजन दिखाया है। एक और शोषक शक्ति संपन्न हिंसक वर्ग है, दूसरी ओर रोटी के लिए तड़पता शोषित पीड़ित वर्ग। शोषकों को द्वारा पीड़ित समाज ही जलता हुआ रथ है। सबसे उदास कविता वर्ग संघर्ष का खुलकर चित्रण किया गया है। मुद्रा राक्षस में आधुनिक जीवन व समाज की विसंगतियों के नाटककार हैं। तिलचट्टा में नाटक स्त्री पुरुष की यौनिकता की समस्या संबंधी प्रश्न उठाता है। तेंदुआ मनुष्य की आदिम व पाश्विक प्रवृत्ति का चित्रण है। आला अफसर नौकरशाही का अमानवीयता का चित्रण करने वाला नाटक। यह नाटक रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण है। संतोला पुराने व नए समाज के द्वंद्व के बीच नए विकल्प की खोज का नाटक है। गिरिराज किशोर बादशाह गुलाम बेगम
नाटक में व्यवस्था से असंतुष्ट जनता के विरोध का चित्रण किया गया है। जुर्म आयद में नाटक में न्याय व्यवस्था की विडंबनापूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। अन्य नाटककार, अब चलिए अन्य नाटककार हम कल की वीडियो में देखेंगे, इसके साथ साथ एकांकी भी कल वाले अंक में देखेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आप लोग इसको देखते रहिए बराबर और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी अच्छे से करते रहिए। जो लोग नए हैं यहाँ अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्विज ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम का टीजीटी पीजीटी का अलग है, जीएस का अलग है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।